Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. Student, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो जो सरफेस एरिया है दैट वाज कवर्ड 100% बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड ऑल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वॉलेटाइल। लेकिन जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो जो सरफेस एरिया है उसमें अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं और क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। इसका मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया जो कवर्ड था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में वो क्या हो गया, पहले से थोड़ा सा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब वेपर कम बनेंगे और वेपर्स अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट है? इसीलिए जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से थोड़ा कम हो जाता है। करेक्ट है? जिसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करेक्ट है? मतलब प्योर solution containing non-volatile solute has vapor pressure less as compared to vapor pressure of pure solvent. Correct? Student, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। प्लीज़ याद रखें किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है? मतलब अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कनेक्टेड हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। करेक्ट है? और हमें पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। करेक्ट? क्लियर है? जैसे क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2 और P1 नॉट माइनस P1 क्या था स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है, P1 नॉट इंटू X2 के बराबर। जिसमें हम कह सकते हैं जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है किसके, सॉल्यूट के। इसका मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की जो कनेक्टेड हैं किससे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किससे स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लिंक्ड करते हैं एक साथ तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट स्टूडेंट? कोलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है। को का मतलब होता है टुगेदर और लिगेर का मतलब होता है लिंक या बाइंड। करेक्ट है? तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो कनेक्टेड हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर हम एक साथ लिंक्ड करते हैं उनको, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। करेक्ट? तो आइए मैंने यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। नोट, देर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। प्लीज इंपॉर्टेंट है क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विथ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड हैंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन इट्स नेचर। सच प्रॉपर्टीज आर लिंक्ड विथ ईच अदर and hence called as colligative property. In Latin, co means together and ligaire means link or bind. Correct student? क्लियर? मैंने पहले ही बोला था ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विच इधर, सभी इंटर रिलेटेड हैं और किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसीलिए वो सारी की सारी क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं या इंटर कनेक्टेड है। करेक्ट है? इसीलिए हम उनको एक साथ पढ़ते हैं टुगेदर और एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए हम उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। करेक्ट? क्लियर? तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। कौन कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, RLVP। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Now we are going to study one by one. First we are taking relative lowering in vapor pressure और short form में क्या बोलेंगे, RLVP.
करेक्ट। तो स्टूडेंट RLVP पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, वो हमें ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहले सपोज स्टूडेंट हमें कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, करेक्ट है। कितने नंबर का मार्क्स एग्ज़ाम है? 100 नंबर का। उस एग्ज़ाम में लेट्स सपोज आपके नंबर कितने आते हैं? 70 नंबर आपने अटेन किए हैं, करेक्ट है। अगेन स्टूडेंट आफ्टर 15 डेज हम फिर से 100 नंबर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इस बार आपके जो नंबर आते हैं वो 50 नंबर आते हैं, करेक्ट है, क्लियर है। इसको स्टूडेंट हम बोल रहे हैं केस नंबर 1। क्या कह रहे हैं? केस नंबर 1। सपोज स्टूडेंट अब हमने अगेन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। इस बार जो एग्ज़ाम है वो 720 नंबर का है। कितने नंबर का है? 720। आउट ऑफ 720 आप स्कोर करते हैं 504 मार्क्स। कितने करते हैं? 504 मार्क्स। अगेन आफ्टर 15 डेज हम फिर से 720 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाते हैं और इस बार आपका स्कोर है 484 नंबर। कितना मार्क्स है? 484, करेक्ट है। इसको हम केस नंबर 2 कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? केस नंबर 2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जब ये आप मार्क्स अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो आपको किस केस में शाबाशी मिलेगी या किस केस में आपको डांट पड़ेगी? कहने का मतलब ये है कि किस केस में, केस 1 और केस 2 में आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब है, करेक्ट है। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे टू नो कि किस केस में आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब है, ठीक है। क्या करेंगे आपके पेरेंट, आपके फादर क्या करेंगे वो देखते हैं। व्हाट ही विल डू, वो क्या करेंगे, पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों ही केस में। मतलब 70 माइनस 50, तो कितने का डिफरेंस आया? 20 नंबर का। अब वो इस 20 को अपने इनिशियल नंबर से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 0.285 और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 28.5% का डिटोरिएशन आएगा। इसका मतलब पहले अगर आपके 70 नंबर थे, अब आपके 50 नंबर आए, तो 28.5% आपके नंबर पहले से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। या रेशो कितना हो जाएगा? 0.285 का, करेक्ट। ये केस 1 की बात है। अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो अब फिर से वो क्या करेंगे, 504 से 484 को माइनस करेंगे तो अगेन डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट? 20। सो 20 को फिर से 504 से डिवाइड करेंगे तो इस बार जो रेशो आएगा वो आएगा 0.0399 या हम कहते हैं 0.04 और अब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4%। इसका मतलब केस 2 में आपके जो परसेंटेज डिटोरिएशन है वो कितना है? 4% है। या रेशो कितना है? 0.04, करेक्ट, क्लियर। तो अब आपके पेरेंट्स अब डिसाइड कर पाएंगे कि किस केस में आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है या किस केस में परफॉर्मेंस आपने खराब किया है, करेक्ट है। तो वो कौन सा केस है? केस नंबर 1 में आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले से। मतलब पहले आपके 70 नंबर थे, बाद में आपके 50 नंबर आए। तो इस केस में आपका जो परसेंटेज ऑफ डिटोरिएशन इन मार्क्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आपने स्कोर किया था 504 और 484 आउट ऑफ 720, करेक्ट, क्लियर। अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसे करने से ये हुआ कि आपके पेरेंट्स को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली कि किस केस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, करेक्ट है। तो जब आप डिफरेंस से, जो डिफरेंस इन नंबर है उसको आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ डिफरेंस देखने से, क्योंकि दोनों ही केस में डिफरेंस कितना था? 2020। तो इसका मतलब अगर आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड नहीं करते तो आपको क्लियर पिक्चर पता नहीं चलती कि किस केस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, करेक्ट है, क्लियर है। इसका मतलब हम जो डिफरेंस इन नंबर है उसको जब हम रिलेटिव टू इनिशियल नंबर देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, तभी हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर क्लियर होती है, करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट, राइट। इसी को जब हम वेपर प्रेशर के टर्म्स में पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंस इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, करेक्ट है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट किस पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे।
करेक्ट है। जैसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर स्टूडेंट कितना है 70, करेक्ट। और जब आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, लेट्स सपोज कितना हो गया 50, करेक्ट है। सो लोरिंग वेपर प्रेशर कितना है 70 माइनस 50, ये कैसा है, ये क्या उनकी वैल्यू P1 नॉट और ये कितनी है PT, या इसी को P1 कहते हैं, डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू 70। इस टर्म को हम क्या कह रहे हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके बराबर होगा XB के बराबर, किसके बराबर XB के बराबर, क्योंकि हमें पता है P1 नॉट माइनस जो P1 था वो क्या था P1 नॉट इंटू X2, या यहाँ पे XB की जगह हम X2 लिख रहे हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो दिस मीन्स P1 नॉट अपॉन P1 डिवाइड बाई P1 सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा X2 के बराबर, और P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 को हम क्या कह रहे हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि लोरिंग क्या था P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, अगर P1 नॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, करेक्ट है। तो जब आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करते हैं वेपर प्रेशर से तो आपको ज़्यादा बेटर पिक्चर मिलती है कि किस केस में लोरिंग ज़्यादा हुई, किस केस में लोरिंग वेपर प्रेशर क्या हुआ कम हुआ, करेक्ट है। और वो किस पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 पे, करेक्ट स्टूडेंट। आई होप आपको रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर क्लियर हुआ होगा। आइए अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। लोरिंग इन वेपर प्रेशर, लोरिंग इन रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे स्टूडेंट RLVP। हमें पता है जो PT हमने अभी पिछले केस में पढ़ा था PT इक्वल टू क्या था P1 नॉट इंटू X1, राइट। और PT को हम क्या लिखते हैं P1 दैट इज P1 नॉट इंटू X1। सो यहाँ पे हम X1 को क्या लिख दें स्टूडेंट 1 माइनस X2, तो P1 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या बनेगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। सो हम रीअरेंज करेंगे तो हमने पहले भी देखा था स्टूडेंट लोरिंग क्या था P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू क्या था P1 नॉट इंटू X2, करेक्ट। इसको हमने क्या बोला था लोरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर हम इस P1 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा अब X2 के बराबर, करेक्ट है। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2, P1 नॉट X2 P1 नॉट 1 से डिवाइड कर देंगे, सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होगा X2 के बराबर। इसी को हम क्या कह रहे हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर स्टूडेंट क्या है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, करेक्ट है। और ये किसके बराबर है X2 के बराबर, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही बताया था, करेक्ट है। 70 माइनस 50 अपॉन 70, करेक्ट है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू X2, करेक्ट है। व्हाट इज P1 नॉट स्टूडेंट मैं दोबारा बोल रहा हूँ P1 नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, या ऐसे कह दें क्योंकि PT इक्वल टू P1 था वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बोल दें, या बोल दें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट P1 नॉट, करेक्ट है। तो डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू को आप जब डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज relative lowering in vapor pressure and relative lowering in vapor pressure is equal to X2 that is mole fraction of solute. Please very very important है ये relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, करेक्ट है स्टूडेंट। अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं इक्वेशन को और ऐसे फॉर्म में यू लाना चाहते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो, ईजी रहे, करेक्ट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ हमें पता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2 क्या है N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम क्या कर रहे हैं बोथ साइड RHS और LHS दोनों साइड का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं, राइट। तो जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो P1 नॉट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 अपॉन N2। अब हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को। तो जब हम उसको रीअरेंज करेंगे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें P1 अपॉन P1 नॉट माइनस P1 क्योंकि इज इक्वल टू क्या होगा N1 अपॉन
n2। करेक्ट है। फिर अब इसको हम दोबारा से रेसिप्रोकल ले लेते हैं, फिर से बोथ साइड का, तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। करेक्ट है। तो जो ये इक्वेशन है स्टूडेंट, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा यूज़फुल इक्वेशन है, आपका टाइम बचेगा इस इक्वेशन से। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ये एक्सप्रेशन नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या है, x2। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से टू सॉल्व द क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। आप समझ सकते हैं ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमें N1 प्लस N2 नहीं मिला, हमें बार बार एलसीएम लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। करेक्ट है। बट अगर कभी भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्सप्रेशन लिखना है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। करेक्ट है। ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ कहाँ पे यूज़ करेंगे, टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन का सिर्फ। करेक्ट है, राइट। सो P1 नॉट क्या है स्टूडेंट, P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। करेक्ट। N1 क्या है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कंपोनेंट 1 को हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट, और कंपोनेंट 2 को क्या लिया था स्टूडेंट, सॉल्यूट। करेक्ट, क्लियर। सो स्टूडेंट हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 2 टाइप्स की होती हैं, एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट है। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा उस केस टाइम को प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वही मेंशन किया, RLVP इज ऑफ 2 टाइप, नॉर्मल RLVP एंड एबनॉर्मल RLVP। जब आई वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 होगा तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल RLVP। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 1 तो उस टाइम के प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन एबनॉर्मल RLVP। करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको हमेशा ही आप वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करेंगे। करेक्ट है। चाहे आप नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे एबनॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नीदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, उस केस में आई आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। करेक्ट है। आई आपको 1 लेना है, और उस टाइम की अगर RLVP कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर आई नॉट इक्वल टू 1 है, इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, या इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। उस टाइम पे कि जो प्रॉपर्टी आप RLVP कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट। सो इसका मतलब वेंट ऑफ फैक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। करेक्ट है। सो दिस मीन्स हमने एक्सप्रेशन क्या लिखा था स्टूडेंट, RLVP का P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 दैट इज x2 के बराबर था ये। करेक्ट है, क्लियर। अब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो किसका होगा स्टूडेंट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट का नहीं है। सो दिस मीन जो आई यूज होगा वो किसके साथ होगा, सिर्फ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जो आप वेंट ऑफ फैक्टर यूज करेंगे वो किसके साथ यूज करेंगे, विथ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट विथ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे N2 के साथ, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आई को मल्टीप्लाई करेंगे N2 के साथ। करेक्ट है, क्लियर है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन लिखा था हमने P1 नॉट टू सॉल्व द इक्वेशन, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, N2 अपॉन N1। तो वेंट ऑफ फैक्टर सिर्फ किसके साथ लगाएंगे, N2 के साथ, N1 के साथ कोई भी वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आएगा। इट इज क्लियर, राइट। सो दिस मीन्स हमें क्या इक्वेशन एक्सप्रेशन मिलेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू N2 प्लस N1 प्लस आई इंटू N2, या फिर मिलेगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। करेक्ट है। आप हैबिट में डालिए कि आप इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, चाहे आप नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हैं या एबनॉर्मल। नॉर्मल अपने आप स्टूडेंट जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी कि कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, या फिर
आपको ऐसे गिवन है जो मैंने बताया था, सुक्रोज, ग्लूकोज या यूरिया गिवन है जिसका कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, तो आई अपने आप ही कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट है, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आई सिर्फ 1 कर देना है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, तो आई हमेशा अपने आप क्या आ जाएगा, जो आप कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे। करेक्ट है, क्लियर। इफ आगे स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस दैट इज आई इक्वल टू व्हेन, then it is known as normal relative lowering in vapor pressure. When I is not equal to 1, then it is abnormal relative lowering in vapor pressure. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया के लिए आई कितना होगा स्टूडेंट, 1 प्लीज इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई इज नॉट इक्वल टू 1। करेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl गिवन है और ये नहीं बताया NaCl कितना % डिसोसिएट हो रहा है, तो हम 100% मान लेंगे। तो स्टूडेंट क्या था, 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा गिवन नहीं, n कितने मिलेंगे 2, तो 1 प्लस कितना मिला था अल्फ़ा, अब अल्फ़ा को कितना मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मानेंगे तो कितना आई आएगा 2। सो फॉर NaCl आई इज इक्वल टू 2 लेंगे हम, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे किसके साथ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ। करेक्ट है, क्लियर। सो अब हमने फर्स्ट एक्सप्रेस, हमने जब केस 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने लिक्विड सॉल्यूशन लिया था स्टूडेंट, तब हमने डिफाइन किया था राउल्ट्स लॉ को। फिर हमने जब केस 2 डिस्कस किया था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, फिर से हमने राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट डिफाइन करी थी। अब ये राउल्ट्स लॉ की थर्ड स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट है, क्या है, दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट, राइट। सो मैं पहले अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस कॉन्सेप्ट की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। करेक्ट है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 57 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 540 ग्राम ऑफ वाटर। रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 57 ग्राम of sucrose to 340 ग्राम of water. Vapor pressure of water at 25 डिग्री सेल्सियस इज 20 mm of Hg। करेक्ट है, जब तक आपको कोई सॉल्वेंट गिवन हो आप अपने आप ही क्या कंसिडर कर सकते हैं, वाटर कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट है, तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें P1 नॉट गिवन है क्योंकि वाटर प्योर सॉल्वेंट है, उसका प्रेशर कितना है 20 गिवन है, और हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट माइनस P1, वो किसके बराबर था स्टूडेंट, P1 नॉट इंटू x2 के बराबर। तो P1 नॉट तो हमें पता है 20, अगर हम x2 निकाल लें यहाँ पे, सो दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज P1 नॉट माइनस P1। सो हमें दोनों का वेट गिवन है, हमें सिर्फ क्या करना है, मोल्स निकालने और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देना है। करेक्ट है, सो दिस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, 57 अपॉन कितना 342 होता है मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का, इसको हम क्या बोल रहे हैं N2। करेक्ट है, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा 1/6, और N1 कितना आया 540 डिवाइड बाई कितना 18, दैट इज इक्वल टू 30 मोल्स। क्लियर, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो दिस मीन्स हमें N1 और N2 दोनों मिल गए। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था स्टूडेंट, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट। अब x2 के साथ आप क्या इक्वेशन यूज करेंगे, I इंटू N2, याद रखेंगे बेटा भूलेंगे नहीं, प्लस N1 प्लस I इंटू N2। करेक्ट, अब इस केस में I क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुक्रोज लिया है तो सुक्रोलोज के लिए I कितना हो जाएगा 1। दिस मीन्स एक्सप्रेशन क्या मिला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, LVP का क्या मिला N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि I तो कितना हो गया 1 इंटू P1 नॉट। सो दिस मीन्स N2 कितना है 1/6 अपॉन N1 कितना 30 प्लस 1/6 इंटू वॉट स्टूडेंट 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको आंसर कितना मिलेगा 0.11 mm ऑफ Hg। करेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन, मेक इट स्टूडेंट P1 नॉट, इसको P1 नॉट बना लीजिएगा, डिनोमीटर मैंने P1 लिखा है तो मेक इट P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 प्लस I इंटू N2। I स्टूडेंट क्या है सुक्रोज का 1,
दिस मीन्स एक्सप्रेशन क्या हुआ, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। हमें N2 कैलकुलेट किया स्टूडेंट 1/6 और N1 कैलकुलेट किया कितना स्टूडेंट 30। दिस मीन्स लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था, P1 नॉट माइनस P1। सो लोअरिंग वेपर प्रेशर अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू 1/6 अपॉन 1/6 प्लस 30, दैट इज कितना है मोल फ्रैक्शन 0.0055। इसको 0.005 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर स्टूडेंट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0125। रिपीट कर रहा हूँ मैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0125 द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्यूट के बारे में नहीं बताया है कि वो डिसोसिएट करेगा एसोसिएट करेगा, या हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है कि वो सॉल्यूट क्या है, सब्सटेंस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है कि वो NaCl है या यूरिया या सुक्रोज है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वेंटो फैक्टर को मैंने क्या बोला था, क्या लेंगे, 1 लेंगे। करेक्ट है। और RLVP क्या होता है स्टूडेंट, हमें पता है RLVP इज इक्वल टू XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 या XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट है, क्लियर है। तो एक एक्सप्रेशन क्या था, I इंटू N2 अपॉन N1 प्लस I इंटू N2। अब I कितने स्टूडेंट 1, दिस मीन्स मोल फ्रैक्शन RLVP इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दिस मीन्स जो X2 है वो किसके बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, 0.0125। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने शॉर्टकट सीखा था स्टूडेंट, मोलैलिटी को का डायरेक्ट किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के हेल्प से। क्या शॉर्टकट था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना 1000। करेक्ट है स्टूडेंट। अगर आपको याद है हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के वीडियो बनाए थे, उसमें हमने ये केस डिस्कस किया था, टू कैलकुलेट मोलैलिटी विथ हेल्प ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसीलिए मैंने आपसे वो कहा था कि आप पहले वो अच्छे से दोनों वीडियो देख लीजिएगा और सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, सो दैट अब आपको हेल्प मिलेगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट है। सो दिस मीन स्टूडेंट हमें X2 पता है कितना 0.0125, हम X1 निकालेंगे क्योंकि X2 प्लस X1 कितना होगा 100। सो X1 वैल्यू मिल गया। M1 कितना है स्टूडेंट, हमें एक्वस सॉल्यूशन है, दिस मीन्स वाटर का मोलर मास 18 इंटू वॉट स्टूडेंट 1000। हम इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन गेट द मोलैलिटी। करेक्ट। सो रीड करते हैं, सिंस I इज़ नॉट मेंशन्ड, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट मेंशन नहीं है कि क्या है, तो हम I क्या ले लेंगे 1। सो RLVP इज इक्वल टू क्या होगा XB, दैट इज XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो कितना गिवन है 0.0125। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन MA। तो जो वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा, मोलैलिटी कितना मिलेगा 0.7। करेक्ट है, कितना मिलेगा 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, मास ऑफ यूरिया नीडेड टू डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30%। क्या है, मास ऑफ यूरिया नीडेड, यूरिया मतलब सॉल्यूट, मास ऑफ यूरिया नीडेड टू डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर to decrease vapor pressure of water by 30%, calculate the molality of a solution। करेक्ट स्टूडेंट, हमें मोलैलिटी निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें पहले मास निकालना है सॉल्यूट का और फिर उसके बाद क्या निकालना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। करेक्ट है। तो स्टूडेंट हमने RLVP का फॉर्मूला सीखा था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 प्लस I इंटू N2। और एक और फार्मूला मैंने कहा था कि वो हम यूज़ करेंगे व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज़ P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू कितना I इंटू N2 अपॉन N1। हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे स्टूडेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये ईजी रहेगा। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ेगा इस केस के लिए, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टूडेंट क्या है, मास सॉल्यूट क्या गिवन है, यूरिया, और यूरिया का I हमें पता है कितना होता है स्टूडेंट 1। इस मीन्स P1 नॉट
माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो जाएगा। P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, N2 अपॉन N1, करेक्ट। अब अगर 30% डिक्रीज हो गया स्टूडेंट, तो अगर आप इनिशियल वेपर प्रेशर 100 मानते हैं, दैट इज P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का, तो 30% डिक्रीज हो गया तो सॉल्यूशन का वॉल कितना हो गया, वेपर प्रेशर 70, दैट इज P1 जो हो गया वो कितना हो गया 70। P1 किसके बराबर था, PT के बराबर ही था। सो अब हमें P1 नॉट और P1 की दोनों की वैल्यू पता है। नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट, वेट दैट इज ऑफ यूरिया। सो हाउ विल कैलकुलेट, 100 माइनस 70 अपॉन स्टूडेंट किससे डिवाइड करना है, 70 से, P1 से, नॉ कि P1 नॉट से, डिवाइड बाय N2, N2 व्हाट स्टूडेंट, W2 अपॉन M2, दैट इज यूरिया का मास कितना 60, अपॉन N1 कितना स्टूडेंट, N1 इज वेट कितना वाटर का 100, और मोलर मास कितना चला जाएगा वाटर का ऊपर, दैट इज 18 न्यूमरेटर में। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट W2 जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा 143.33 ग्राम, करेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन से इजी हो गया। अगर हम प्रीवियस केस में मतलब RLVP वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उससे हमें LCM लेना पड़ता और प्रॉब्लम थोड़ी लंबी हो जाती, टाइम कंज्यूम में ज़्यादा होता, करेक्ट। सो हम देख सकते हैं, अब हमने लिखा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू I इंटू N2। आई स्टूडेंट कितना है 1, तो 100 माइनस 70 अपॉन 70 इज इक्वल टू W2 अपॉन 60 इंटू 18 अपॉन 100। सो W2 कितना आ गया स्टूडेंट 143, करेक्ट। सो स्टूडेंट हम मोलैलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू व्हाट स्टूडेंट 1000, करेक्ट। सो वेट हमें पता चल गया कितना 143.33 डिवाइड बाय व्हाट स्टूडेंट कितना 60 इंटू सॉल्वेंट का वेट कितना था 100 इंटू 1000। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट मोलैलिटी इज इक्वल टू 23.88 मोलर, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट आपको तीनों प्रॉब्लम से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज RLVP एंड हाउ टू कैलकुलेट द RLVP, करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।